हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं हेलो क्रिएटिव इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज शिक्षा शास्त्र का पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है पाठ्यक्रम। लेकिन उसे समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है और शिक्षा शास्त्र क्या होता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि वह ज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने के काम आए। क्या काम आए ना? शिक्षा मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि वह ज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने के काम आए। मतलब एक टीचर के अंदर में कौन सा ज्ञान है जिसे बच्चों को सीखने में वो उसको काम आता है। और शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है बच्चों को सिखाना। यानी कि आप एक शिक्षक हैं, बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं, लाइक जब एडिशन सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, तो आप अपने ज्ञान को डिलीवर बच्चे के अंदर डिलीवर करते हैं। लेकिन उसको डिलीवर करने के लिए कुछ न कुछ प्रोसेस होता है। वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? शिक्षा शास्त्र कहलाता है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं पेडागॉजी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि दोनों के सिद्धांत अलग अलग है। ये दोनों बिल्कुल अलग सिद्धांत है। शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल अलग है, शिक्षा शास्त्र बिल्कुल अलग अलग है। क्या है इसका सिद्धांत? तो चलिए पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद देता है। शिक्षा जो होता है, हम मनोविज्ञान क्या होता है कि आप बच्चे के व्यवहार को समझते हैं कि बच्चे के अंदर जो रुचि कितनी है, बच्चे सीख सकता है, कितना सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, या बच्चे को हमें कुछ और सम देना चाहिए टॉपिक, लेकिन कुछ और दे रहे हैं, है ना, एडिशन दे रहे हैं लेकिन कैरी उसको आ नहीं रहा है। तो ये सब बहुत सारी बातें होती है। और शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर में नए नए व्यवहार को डिलीवर करना, उसके अंदर में उत्पन्न करना, अर्थात उसके बच्चे के अंदर व्यवहार परिवर्तन करना। जैसे बच्चे को आप एडिशन सिखा दिए तो बच्चे अब एडिशन से सीख कर तो नहीं रहेंगे, उसको अब सब्ट्रैक्शन चाहिए, उसको अब मल्टीप्लाई चाहिए और डिवाइड चाहिए। तो शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है नया नया ज्ञान को देना। और शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब होता है कि बच्चे की रुचि क्षमता स्तर को जानना, कि ये क्लास 1-2 का बच्चा है तो इसे मैं थ्योरम पढ़ाने लगूंगा तो बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे। तो मनोविज्ञान बच्चे को समझना, उसके उसके स्तर को समझना, उसकी रुचि को समझना। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है आप नोट कर लेंगे, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और अंग्रेजी में करिकुलम। अब ये पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और करिकुलम होता क्या है? तो चलिए इसको मैं शाब्दिक अर्थ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, करिकुलम होता क्या है कि एक विद्यालय द्वारा आयोजित या संगठित वे सभी अधिगम अनुभव जिसे बालक विद्यालय के 4 दीवारियों में या विद्यालय के बाहर भी अर्जित करता है। तो मैंने क्या कहा कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है? देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है कि एक विद्यालय जितने भी कार्यक्रम आयोजित करती है अपने स्कूल में, जैसे कि कोई एग्ज़ाम हो गया या क्लास में कोई भी एक्टिविटी हो गया या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं, वो कार्यक्रम हो गया, असेंबली कराते हैं, ये सब कार्यक्रम हो गया। ये स्कूल के 4 दीवारी के अंदर हम जो भी एक्टिविटी कराते हैं वो, या फिर स्कूल के बाहर, जैसे कि आप कभी कभी बच्चे को भ्रमण कराने के लिए बाहर ले जाते हैं, मैदान में ले जाते हैं, गार्डन में ले जाते हैं, या चिड़ियाघर ले जाते हैं। तो स्कूल के बाहर का जो वो ज्ञान है वो बच्चा अर्जित करता है। तो स्कूल के अंदर के ज्ञान और स्कूल के बाहर के ज्ञान, ये टोटल मिला करके आपका पाठ्यक्रम बन जाता है, पाठ्यचर्या बन जाता है, बोले तो करिकुलम बन जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि क्रिकेट में एक ग्राउंड होता है, प्ले ग्राउंड होता है, जिसके अंदर में ही प्लेयर्स खेलते हैं, गेम खेलते हैं, है ना। अंत तक प्लेयर्स उसी के ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, फिर जब मैच ख़त्म हो जाती है तो बाहर चले जाते हैं। तो जस्ट लाइक उसी के जैसा ये पाठ्यचर्या भी है, एक खेल का मैदान है,
बच्चों 1 क्लास से लेकर के 12th तक या ग्रेजुएशन तक जो भी होती है, स्कूल्स कॉलेज चलती है, तो ये क्या है, खेल का मैदान ही है जिसके अंदर बच्चा खेलता रहता है। और अंपायर के रूप में टीचर होते हैं जो गाइडलाइन करते रहते हैं कोच की तरह। तो ये पाठ्यक्रम अपना हो गया, ये पाठ्यचर्या अपना हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि आप आज तक पढ़े और लिखे हैं, कोई बच्चे को हम पढ़ाते हैं या आप भी पढ़े हैं, क्लास 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक पढ़ते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है ना, क्यों पढ़ते हैं हम। तो चलिए समझते हैं। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, मतलब कि उसके सभी पक्षों का विकास करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा का उद्देश्य कहलाता है। बालक के व्यक्तित्व 2 पक्ष में होते हैं। एक होता है व्यक्तित्व का शैक्षिक पक्ष और एक दूसरा होता है व्यक्तित्व का सह शैक्षिक पक्ष। ओके, तो चलिए मैं इसको शाब्दिक अर्थ में आपको आगे समझाता हूँ। और यहाँ पे एक नया वर्ड आया था, अधिगम। अधिगम बच्चों के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाना। अब ये भाई इच्छित परिवर्तन क्या होता है और अधिगम होता क्या है। तो देखिए, इच्छित परिवर्तन कहने का मतलब है कि कोई किसी का बच्चा अगर चोर डाकू बन जाता है, तो जब वो अपना व्यवहार दिखाता है किसी को, तो लोग बोलता है कि ये बच्चा का व्यवहार अच्छा नहीं, ये चोर है, राइट। मतलब अगर आप किसी अच्छे पर्सन, सज्जन आदमी के बच्चे को आप देखते हैं तो उसका बच्चा का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लोग बहुत प्रशंसा करते हैं कि इनका बच्चा बहुत अच्छा है। तो आखिर ये होता कैसे है, क्यों? क्योंकि उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उसको सिखाया जाता है, अधिगम कराया जाता है, और अधिगम के बाद वो व्यवहार से, वो इच्छा से अपना एक्टिविटी करता है। तो कहने का मतलब है कि ये इच्छित परिवर्तन आया कहाँ से, तो अधिगम से आया। पहला व्यक्तित्व का शैक्षिक पक्ष और दूसरा है व्यक्तित्व का सह शैक्षिक पक्ष। तो देखिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बालक के कितने पक्ष होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। तो आप बताइएगा व्यक्तित्व का शैक्षिक पक्ष और दूसरा सह शैक्षिक पक्ष। ओके, देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, घुमा फिरा के, आपको ध्यान देना है। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम या करिकुलम के कितने पक्ष होते हैं, राइट। तो आपको बताना है शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष। ओके, या फिर आपसे पूछा जाए कि बालक का व्यक्तित्व का कितने पक्ष होते हैं, बच्चे का, तो भी आपका आंसर यही होगा, शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष का विकास के लिए बच्चों को कक्ष के वातावरण में अनुदेशन दिया जाता है। ये तो आपका हो गया किताबी भाषा। अगर सरल भाषा में बात की जाए तो शैक्षिक पक्ष का मतलब होता है कि बच्चों को स्कूल में, लेबोरेटरी में, मतलब कि स्कूल के अंदर जो कुछ भी हम सिखाते हैं वो क्या कहलाता है, शैक्षिक पक्ष कहलाता है। या आप दूसरे सरल भाषा में बता सकते हैं कि शैक्षिक पक्ष का मतलब होता है विषय वस्तु की ज्ञान, जो भी सामग्री के द्वारा जितने भी क्या कहते हैं टीचिंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग लेबोरेटरीज होती है, वो सभी मेथड्स का हम यूज करते हैं स्कूल के अंदर, वो शैक्षिक पक्ष कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो भी ज्ञान आप विषय वस्तु, विषय सामग्री या आप किताबों के द्वारा लेते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, शैक्षिक पक्ष कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व का सह शैक्षिक पक्ष। तो देखिए, बच्चों को पुस्तक के अतिरिक्त दूसरी अन्य क्रियाएं कराई जाती है। जैसे आप किताब तो पढ़ाते हैं, एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश जो भी आप पढ़ाते हैं, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी आप कराते हैं, जैसे कि आप खेल कूद, संगीत, नाटक, कला, योग, कबड्डी, क्रिकेट, जो कुछ भी आप कराते हैं एक्टिविटी स्कूल में, वो बच्चे का क्या कहलाता है, व्यक्तित्व का सह शैक्षिक पक्ष कहलाता है। आई होप आप समझ गए होइएगा। तो चलिए, या आप बच्चे को बाहर ले जाते हैं भ्रमण के लिए, चिड़ियाघर, म्यूजियम ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो ये सभी आपका सह शैक्षिक पक्ष कहलाए। एक महत्वपूर्ण बात और है कि शैक्षिक पक्ष का दूसरा नाम होता है पाठ्यक्रम की सहगामी क्रियाएं। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा ये बात कि शैक्षिक पक्ष का एक दूसरा नाम होता है
पाठ्यक्रम की सहगामी क्रियाएं पूछ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की अन्य भाग या उपभाग। देखिए पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से आपके प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, पूछ सकते हैं कि पाठ्यक्रम के कितने पक्ष होते हैं, तो 2, शैक्षिक पक्ष, सह शैक्षिक पक्ष। यह आपसे पूछ देगा कि पाठ्यचर्या का, तो फिर भी आपका, या फिर पूछ देगा कि बच्चे का कितने पक्ष होते हैं या पाठ्यक्रम के कितने पक्ष होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ यही 2 होगा, शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की अन्य भाग या उपभाग के बारे में। तो देखिए पाठ्यक्रम के अन्य भाग क्या क्या है, जैसे कि हम कुछ बच्चे को अलग अलग विधियों से पढ़ाते हैं। शिक्षण विधि हो गया, शिक्षण सूत्र हो गया, तकनीकी हो गया, सहायक सामग्री हो गया, बैठने की व्यवस्था हो गया, अध्यापकों का व्यवहार हो गया। कहने का मतलब हो गया कि ये खेल का जो मैदान है उसके अंदर अंपायर होते हैं, कोच होते हैं, बॉलर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं ना। तो बच्चे को हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो उन सभी के अंदर पाठ्यक्रम का ये सब भाग है। जैसे अब कैसे बच्चे को सिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ओरल करवाते हैं कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं, बोर्ड पे और उसको बोर्ड टेस्ट लेते हैं कि नहीं, ये सब विधि सब हो गई। आगमन विधि के मतलब ये सब आपका क्या हो गया, पाठ्यक्रम के अन्य भाग हो गए, उपभाग हो गए, जो कि बच्चे के सभी पक्षों को विकास करने में सहायक होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी बच्चे हैं सभी अलग अलग रुचि क्षमता स्तर के होते हैं, तो सभी के लिए अलग अलग विधि अपनाई जाती है। अब आपके क्लास में कोई कमज़ोर छात्र है तो उसको आप अलग विधि से पढ़ाते हैं, उसके लिए अलग वर्क होता है, राइट। तो यही है आपका। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपके क्लास में कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको आगे बैठाते हैं, ये एक विधि हो गया, राइट। और ताकि वो नेक्स्ट टाइम से आप जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो उसको अच्छे से सुनेगा, समझेगा और अपने दिमाग का विकास करेगा, अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, राइट। अध्यापक का व्यवहार भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक शिक्षक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तानाशाही व्यवहार नहीं होना चाहिए, बच्चे को मारना नहीं चाहिए, बच्चे को प्यार से समझा कर पढ़ाना चाहिए, राइट। तो ये सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम में लोचशीलता या फिर लचीलापन। तो देखिए लचीलापन क्या होता है पाठ्यक्रम का, तो यदि पाठ्यक्रम प्रत्येक बालक की क्षमता, योग्यता, रुचि, आवश्यकता आदि के अनुसार हो तो यह पाठ्यक्रम का क्या कहलाता है, लचीलापन कहलाता है, या लोचशीलता कहलाता है, या लचीलापन कहलाता है, राइट। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। बच्चे की रुचि देखना है कि बच्चे समझ सकते हैं कि नहीं, इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कौन बच्चा समझ सकता है, कौन बच्चा नहीं समझ सकता है। पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार होना चाहिए, जैसे कि अब क्लास 1 का सिलेबस अलग है, उसका रूल्स अलग है, उसका हर चीज़ अलग है, लेकिन जैसे जैसे 1 2 3 4 5 में बढ़ते जाता है तो उसका सब चीज़ क्या हो जाता है, चेंज होते जाता है, उसमें लचीलापन होना चाहिए, है कि नहीं। अब कोई बच्चा के अंदर में पढ़ने की जिज्ञासा नहीं है, राइट, तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षक की क्या है, क्लास में माहौल बनाना, वातावरण को अच्छा बनाना, ताकि हर बच्चा के अंदर में रुचि उत्पन्न हो, जिज्ञासा हो, हर चीज़ को सीखना। तो ये आपका पाठ्यक्रम का क्या कहलाता है, लचीलापन कहलाता है। तो चलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए है, इसका आंसर आप दीजिएगा। देखिए क्वेश्चंस आंसर मैं अभी नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं 2-3 टॉपिक नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ तब तक मैं क्वेश्चंस नहीं करवा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक वो 2-3 टॉपिक हम अच्छे से पढ़ नहीं लेते हैं तो हम लोगों को क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत ज़रूर होती है। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। और एक बात और, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट